चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब तक आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम में जो टॉपिक आते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके अलग-अलग सेक्शन को हम लोग एक साथ कर रहे थे, जिसमें आपको सबसे पहले अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति बताई थी, एजुकेशन सिस्टम की, कैसे भारत में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, पाश्चात्य शिक्षा का विकास होता है। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ों की जो अकाल नीति थी, फेमाइन पॉलिसी थी, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि अकाल नीति में कैसे अंग्रेज़ों ने अकाल के बारे में विचार करना शुरू किया, मंथन करना शुरू किया और अलग-अलग समय पर कई सारे अकाल आयोग बनाए गए, फेमाइन कमीशन जिसको कहा जाता है, और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई। तो उसी अकाल नीति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अकाल नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो अंग्रेजों ने जो भारत पे अपना शासन स्थापित किया, अंग्रेजों की जो सत्ता भारत में स्थापित हुई, तो अंग्रेजों की सत्ता का जो भारत में सबसे खराब रूप या कह लीजिए कि सबसे जो दमनकारी प्रभाव था, वो किसानों पर ही पड़ा था। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने, अगर सीधी भाषा में कहा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा अगर खून पिया भारत में किसी का, तो वो किसानों का पिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारत में व्यापारिक नीतियाँ अपनी लागू की, जो अपनी पॉलिसीज़ लागू की, उसके निशाने पर अंतिम रूप से कौन रहे? किसान रहे। जैसे राजाओं की उन्होंने गद्दी छीने, राजाओं के राजपाट छीन लिए, व्यापारियों के अधिकार छीन लिए। तो राजा के पास अपना कुछ नहीं था, वो भी किसके ऊपर जिंदा थे? किसानों के ऊपर। जमींदार किसके ऊपर जिंदा थे? किसानों के ऊपर। तो अल्टीमेटली हमारा जो भारत समृद्ध था, तो भारत की समृद्धि का कारण था भारत के किसान। एक अंग्रेज ही जब भारत में यात्रा करता है और यात्रा करके वो कहता है कि इस नश्वर संसार में अगर कुछ अमर चीज है जिसका नष्ट नहीं हो सकता, वो है वो भारत के गांव। क्योंकि भारत के गांव पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थे, इन्हें बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। बस बाकी दुनिया से दो चीजें ये लोग लेते थे, एक नमक और दूसरा लोहा। नमक और लोहे को छोड़ के बाकी जितनी चीजें थी उन सब का उत्पादन गांव में, पूरी जो व्यवस्था थी, पूरा सिस्टम था, एक बना हुआ था। और उन गांव का एक अपना संतुलन बना था। तो बाहरी हलचलों से, बाहरी ऊपर नीचे जो भी होता था, उनसे इन गांवों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इवन जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हुए, जब मुस्लिम हमले हुए, तो मुसलमानों का भी जो हमला रहा वो केवल राजाओं से संघर्ष तक सीमित रहा। और फिर उनका असर भी जो हुआ वो नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा उसका प्रभाव हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों पर उनका प्रभाव नहीं था। उनका दखल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नहीं था। बस लगान वसूली तक था कि उनको निश्चित मात्रा में लगान मिल जाए, उसके बाद उनसे कोई समस्या उनको नहीं थी। अंग्रेज उससे कई कदम आगे चले गए। अंग्रेजों ने न केवल लगान वसूला, बल्कि किसानों के जो भूमि अधिकार थे उसके साथ छेड़छाड़ की। किसानों के जो अपने अधिकार थे, उनकी जो व्यक्तिगत सामाजिक व्यवस्थाएं हुआ करते थे, उन सब में बहुत बुरी तरीके से इन अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक जो सदियों का बना बनाया एक संतुलन था, वो सारा टूटना शुरू हो गया। पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यवस्था चला करती थी जिसको जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। तो जजमानी व्यवस्था पूरा ये भू संबंधों और पूरा एक सामाजिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है कि प्राचीन काल में हमारा समाज कैसे चलता था। कि जैसे एक गांव है, तो गांव में सभी लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ के पास ज़मीनें हैं, कुछ के पास ज़मीनें नहीं हैं। कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई बढ़ई है, कोई कपड़ा बनाने वाला है, कोई बुनकर है, कोई दर्जी है। ठीक। कुछ जो कुम्हार होते थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ लोहार होते थे जो लोहे का सामान बनाते थे। सब एक वर्ग एक गांव में बसे हुए रहते थे। अब इसमें क्या होता था कि उसमें मुद्रा में लेन देन नहीं होता था। अब पता चला कि जिसकी जमीनें हैं, खेती बाड़ी हो रही है, नाई आ रहा है महीने में एक दिन, वो सबका बाल काट के और हजामत बना के वो चला जा रहा है। जो धोबी आ रहा है वो कपड़ा लेके जा रहा है, वो कपड़ा धुल के चला जा रहा है और उसको पहुंचा जा रहा है। जो कुम्हार है, जरूरत पड़ने वो मिट्टी के बर्तन वो सप्लाई कर दे रहा है, लेके चला जा रहा है। जो दर्जी है वो कपड़ा सिल के लेके चला जा रहा है। जब अनाज हुआ, तो अनाज जब जमीन, जिसकी जमीन थी उसके घर अनाज हुआ, जब अनाज हुआ तो अनाज के एक निश्चित अनुपात कुछ धोबी को दे दिया गया, कुछ दर्जी को दे दिया गया, कुछ कुम्हार को दे दिया गया, कुछ लोहार को दे दिया गया, सबको अलग अलग छोटा छोटा हिस्सा दे दिया गया। तो जिनके पास जमीनें नहीं भी हैं, तो उनको आजीविका का कोई संकट नहीं है। वो अपने जीवन को क्या है, समुचित ढंग से, बिल्कुल बैलेंस ढंग से जी ले रहे हैं। उनको कोई संकट नहीं कि हमारे बेटे का क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारा बेटा भी यही काम करेगा या हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे और उसको पर्याप्त रूप से पोषण और पर्याप्त रूप से भोजन मिल जाएगा। तो इसको जजमानी व्यवस्था कहते हैं समाजशास्त्र। अब तो ये सब केवल फॉर्मेलिटी, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। तो ये सारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? कि जिनका भूमि पर अधिकार था वो उसके स्वामी थे और वही सारी चीजें करते थे। एक बैलेंस, एक संतुलन एक बना हुआ था।
अंग्रेजों ने जब भारत में रेवेन्यू सिस्टम अपना लागू किया, भू राजस्व व्यवस्था लागू की, क्योंकि भू राजस्व से ही अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा कमाई होनी थी, जितना ज़्यादा कमाई उतना ज़्यादा उनका व्यापार। तो इसमें अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था में जो मीडिएटर थे, बिचौलिए बहुत ज़्यादा हुए। अंग्रेज खुद एक बिचौलिए थे कि राजाओं से उन्होंने ज़मीन ले ली, उन्होंने जमींदारों को दे दी, जमींदारों ने उप जमींदारों को दे दी, फिर उसमें लगान व्यवस्था उन्होंने नगर में करनी शुरू कर दी, तो जिससे बिचौलियों का एक वर्ग बहुत ढेर सारा तैयार हो गया। तो जो जमींदार की हवेली बनेगी, जमींदार के जो नौकर चाकर होंगे, जमींदार जो अय्याशी करेगा, वो सारा खर्चा किसके सर पर पड़ा? किसानों के सर पर पड़ा। तो किसानों पर दबाव क्या होता चला जा रहा था? बढ़ता चला जा रहा था। और कई सारी व्यवस्थाओं में किसानों को जमीनों से जमीनों से बेदखल करने के अधिकार हुआ करते थे, कि किसान के अपने कोई अधिकार नहीं थे, सारे अधिकार किसके हैं? जमींदार के। सारे अधिकार कंपनी के, किसी से जमीन लेके किसी को दे दे रहे। तो किसान एक किराएदार के तरीके से था, टेनेंट के तरीके से था, कि जब चाहे तब उसका मालिक उसको जमीन से निकाल सकता है। तो भाई जब किसान को पता ही नहीं कि जमीन उसकी कब तक रहेगी, तो वो जमीन की क्या देखभाल करेगा? वो बस यही करेगा कि जब तक खेती बाड़ी जब तक मिला हुआ है तब तक उसको उपज कराओ, जमीन का कोई देखभाल वो नहीं करेगा। तो जमीनों की जो उर्वरक क्षमता थी उस पर कोई उसका काम या ध्यान नहीं जाता था। तो भूमि की उर्वरता भी धीरे धीरे क्रमशः क्या होने लगी? घटने लगी। किसानों की स्थिति दयनीय होने लगी। साहूकारों का शोषण, जमींदारों का शोषण, अंग्रेजी सरकार का शोषण, हमारे शासकों का शोषण, तो सबके शोषण का दबाव किसके ऊपर पड़ रहा था? किसानों के ऊपर पड़ता चला जा रहा था। हालत ये हो गई थी कि खेती किसानी करना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। तो बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों को बेच बेच के खेतिहर मजदूर बनना स्वीकार किया। जिनके खुद की ज़मीनें हुआ करती थी, वो अपनी ज़मीनों को बेच के मजदूरी करने लगे कि भाई मजदूरी करेंगे, जो भी 54-58 रुपया मिलेगा वो तो अपना होगा, उसमें कोई बाढ़ सूखे का रिस्क नहीं हुआ, किसी जमींदार को लगान नहीं देना। तो धीरे धीरे करके जो खेती किसानी की व्यवस्था थी वो क्या होने लगी? चौपट होने लगी। अब एक किसान ने अपनी ज़मीन बेच दी, अब उसके ऊपर कितने लोग टिके हुए थे? अभी थोड़ी देर पहले जजमानी में आपको बताया कि उसके ऊपर नाई भी टिका हुआ है, धोबी भी टिका हुआ है, दर्जी भी टिका हुआ है, लोहार भी टिका हुआ है, कुम्हार भी टिका हुआ है, सब टिके हुए, खेतिहर मजदूर टिके हुए हैं। अब उसकी जमीन तो गई, उसको अपने खाने के लाले पड़ रहे, वो दूसरे को अनाज क्या देगा? अब उनकी व्यवस्था तो टूटी। अब उनको चाहिए रोजगार, रोजगार कहाँ मिलेगा? गांव में अब रोजगार नहीं। जजमानी सिस्टम की वजह से, जमीनों के अधिकार होने की वजह से इन लोगों को जॉब, गांव में अपनी जॉब सिक्योरिटी थी, उनको भटकने की आवश्यकता नहीं थी। अब जमीनें हैं नहीं, तो जो खुदे नहीं खेती बाड़ी कर पा रहा है वो अनाज कहाँ से देगा आपको? तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? वो दर्जी कहाँ जाएगा? वो धोबी कहाँ जाएगा? वो नाई कहाँ जाएगा? वो कुम्हार कहाँ जाएगा? वो लोहार कहाँ जाएगा? शहरों की तरफ। तो धीरे धीरे नगरों की तरफ क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। लोगों का अपना जो लोकल हस्तशिल्प था वो अब टूटने लगा था, क्योंकि यूरोप में जो चीज़ें बनती थी, फैक्ट्रियों में बनती थी, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, बहुत भारी मात्रा में बनती थी, तो लागत कम हो जाती थी। तो उससे भारत का जो हस्तशिल्पी था वो भी टूट गया लगभग। तो फिर वो भी अब परेशान हुए कि अब वो क्या करेंगे, तो वो भी भागे रोजगार के लिए किधर? शहरों की तरफ। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक संतुलन बना हुआ था वो सब बिल्कुल टूटने लगा। सब गांव छोड़ के भागने लगे, और जो रहने भी लगे उनकी खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं रह गया था, वो बस अपनी आजीविका के लिए परेशान थे, बस कैसे भी भोजन मिल जाए। तो इससे सबसे बड़ा संकट हुआ खाद्यान्न का। खाद्यान्न का संकट होगा क्योंकि खेती बाड़ी अब धीरे धीरे करके क्या हो रही है? चौपट हो रही है। दूसरा कि भाई ब्रिटिश सरकार की भी जो नीति थी, ब्रिटेन एक कम आबादी वाला देश है, तो उनको ज़्यादा चावल गेहूं से मतलब था नहीं। भारत एक भारी घनी आबादी वाला देश था, तो प्रारंभ से भारत कृषि के मामले में बहुत संपन्न था। यहाँ पर खाद्यान्न की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, कृषि के मामले में हम लोग बहुत आगे हुआ करते थे, स्थिति अच्छी थी। लेकिन अंग्रेजों को खाद्यान्न की आवश्यकता ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा है नहीं, वहाँ पर मांसाहार ज़्यादा चलता है, थोड़ी बहुत अनाज की ज़रूरत पड़ती है, और भारत को भारी अनाज की ज़रूरत पड़ती थी। ब्रिटेन को चाहिए था क्या? कपड़ा, कपास, मसाले, चाय, कॉफ़ी, ये सब। तो अंग्रेजों ने भारत में जो खाद्यान्न का उत्पादन था उसको बिल्कुल हतोत्साहित किया, और जो नगदी फसलें हुआ करती थी, कैश क्रॉप्स यानी कपास, नारियल, गन्ना, मसाले, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों के उत्पादन को क्या किया? बढ़ावा दिया बहुत भारी मात्रा में। जब इन सब चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा दिया तो खाद्यान्न उत्पादन क्या होने लगा? घटने लगा, नगदी उत्पादन बढ़ने लगा। जब खाद्यान्न उत्पादन घटने लगा, लेकिन अंग्रेजों को तो नहीं चाहिए, लेकिन भारतीयों को तो खाना चाहिए, क्योंकि आबादी यहाँ की बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे करके खाद्यान्न उत्पादन घटने लगा,
और जनसंख्या उसी स्पीड से बढ़ रही थी, नगरीकरण बढ़ रहा था, लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो फिर जो एक भोजन का एक बैलेंस बना हुआ था, एक संतुलन हमारे कृषि का बताया था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट रही थी और दौड़ रहे थे किधर शहरों की तरफ, शहरों में ऐसा कुछ रोजगार था नहीं। तो धीरे धीरे संकट किस पर आया? किसानों पर आया, अकाल पड़ने लगा, क्योंकि अनाज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लोग भूख से मरेंगे, क्या खाएं। तो इसी कारण देश में बढ़ने शुरू हुए बड़े बड़े अकाल, और ये जो अकाल पड़े इसमें हर अकाल में लाख 2 लाख लोग भूख से मर जाते थे। अनाज नहीं होता था, कहाँ से अनाज, सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहे हैं, अनाज हो ही नहीं रहा। और उसमें प्राकृतिक आपदा आ गई तो फिर और सोने पर सुहागा, कोड़ में खाद जिसको बोलते हैं, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो जो थोड़ी बहुत फसल हो रही है तो जो रेगुलर हो रही है वो तो कम पड़ ही रहा है, सूखा पड़ गया तो स्थिति और गंभीर हो गई। तो धीरे धीरे करके स्थिति क्या होने लगी, गंभीर से गंभीरतम होती चली जा रही थी। हालांकि सरकारों का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, सरकार अपने ही दुनिया में मगन थी, क्योंकि उसको अनाज से न मतलब था, न किसान से मतलब था, न लोगों की भूख से मतलब था। उनको केवल किससे मतलब था, अपने आर्थिक लाभ से मतलब था। हमारे जो शासक थे, हमारे जो राजा महाराजा थे, वो अपनी गद्दी बचाने में परेशान थे। 1857 की क्रांति में उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं राजाओं, उन्हीं नरेशों ने योगदान दिया जिनकी गद्दी अंग्रेजों ने छीन ली। उससे पहले से जनता का शोषण हो रहा था, उन राजाओं को उनसे कोई मतलब नहीं था, उनको तो अपना चाहिए था। तो राजा महाराजा अपनी गद्दी बचाने में परेशान थे, अपनी अय्याशी के लिए परेशान थे। तो जनता, और खासतौर पर किसान, जनता में था क्या, ज्यादातर लोग किसान थे, तो किसानों की सुधि लेने वाला कोई था ही नहीं। स्थिर बद से बदतर होती चली जा रही थी, गंभीर से गंभीरतम होती चली जा रही थी। उसी वजह से फिर जब इतनी स्थिति हुई कि ब्रिटिश जैसे बेशर्म सरकार को भी शर्म आने लगी कि नहीं अब कुछ किया जाए, तो कुछ भले अधिकारी हुआ करते थे जिन्होंने देखा इस स्थिति को कि नहीं, भारत जो एक बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश था, अब लोग भूखों से मर रहे हैं, तो उससे बचाने का प्रयास किया जाए, अकाल संहिताएं बनाई जाए, सरकार कुछ खाद्यान्न स्टोरेज में रखे कि अगर अनाज की कमी पड़े तो लोगों को बांट सके, ताकि लोग जिंदा तो रहें। भाई जिंदा रहेंगे तभी तो हमारे लिए काम करेंगे, तभी तो हम लोग खून पी पाएंगे, मर जाएंगे तो खून कहाँ से पिएंगे, तो जिंदा रखना भी तो जरूरी है। तो इसीलिए फिर अलग अलग समय पर कई सारे अकाल आयोग बनाने पड़े मजबूरी में, और कुछ अकाल संहिताएं बनी। तो समझ में आया अकाल क्यों पड़े, कैसे पड़े, क्या इनके कारण थे। अब एक एक करके और डिटेल में इस पर हम लोग फैक्चुअल डिटेल की बातचीत करेंगे। अब देखिए, जब अंग्रेजों का इतिहास हम लोग सुनते हैं, ब्रिटिश शासनकाल से पहले भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, उसका कोई बहुत विश्वसनीय विवरण कोई प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब 1757 में कौन सी लड़ाई हुई, प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस प्लासी के युद्ध और 1947, यानी 1757 से 1947, 190 साल में भारत की स्वाधीनता मिलने के समय तक, यानी 190 वर्षों के दौरान देश में बड़े बड़े कितने अकाल पड़े, 9 अकाल पड़े, बड़े अकाल, छोटों की तो गिनती ही नहीं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से पड़े। 1869-70 बताया था, क्लाइव के बाद वाली जो स्थिति थी, बंगाल और बिहार, उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा की 1/3 आबादी भूख से मर गई, 1/3 लोग मर गए खाली खाने में। जब ये क्लाइव अपनी नीति अपनाता है, जब द्वैत शासन अपनाता है, तब स्थिति खराब होनी शुरू होती है। दूसरा, 1837-38 में समस्त उत्तरी भारत अकालग्रस्त हुआ, जिसमें 8 लाख लोग मरे भूख से, बिना भोजन के। ठीक, इसके बाद 1861 उत्तर भारत में भारी अकाल पड़ा, असम मतलब गिनती ही नहीं हो पा रही थी कितने लोग मर रहे थे। 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा, जिसमें 10 लाख लोगों की जाने गई, 10 लाख लोगों की जाने गई। ठीक, फिर 1868-69 में राजपूताना और बुंदेलखंड अकाल के शिकार हुए, इसमें भी करीब 1 लाख लोग मरे। 1873-74 में बंगाल में अकाल मरे, लाखों लोग मरे। फिर 1876-78 का ये संपूर्ण भारत में पड़ा, जिसमें लगभग 50 लाख व्यक्ति मारे गए, भयंकर अकाल पड़ा था। उसी समय, अभी आपको दिल्ली दरबार के बारे में बताए थे, उसी समय लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था कि जब भारत में 50 लाख लोग भूख से मर गए थे, उस समय लिटन ने दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया और महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान कर रहे थे।
वही कहा गया कि जब रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था कि जब लोग अकाल से ग्रस्त थे, 50 लाख लोग भूख से मर गए, तो उस समय दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा रहा था। फिर सन 1896 से 1900 में दक्षिण, मध्य और उत्तर भारत में अकाल पड़ा। फिर 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा, जिसमें लगभग कितने लाख मरे, 15 लाख लोग मारे गए। तो ये कुछ उस समय के जो अकाल पड़े, तो उस अकालों के समय जो जो घटनाएं हुई, प्रमुख अकालों की विवरण दिया। अब इसके बाद जब अकालों की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, लोग मरने लगे, तो फिर समितियां बनी। और सबसे पहले कमेटी कौन सी बनी थी? कैम्पबेल समिति। कब बनी? 1866 में। उड़ीसा अकाल के बाद सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। समिति कब बनी? 1866 में। और इसकी रिपोर्ट 1821 के राजकीय रॉयल कमीशन की कुछ सिफारिशें प्रकाशित किया गया। ठीक, तो ये इनकी कुछ सिफारिशें कब प्रकाशित हुई? 1880 के किसमें? राजकीय आयोग, रॉयल कमीशन। उसमें नीति बनाई गई कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ टाइप के हुआ करते थे, वो राहत कार्य के लिए उत्तरदायी है। यानी सरकार का इसमें कुछ खास उत्तरदायित्व तो नहीं है, छोटे छोटे एनजीओ को बनाया जाए, वही इस अकाल के लिए क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे, यानी वो राहत का कार्य करेंगे। सरकार को रेलवे, नहर आदि को बनाने के लिए और ऋण देने चाहिए। और जिलाधिकारियों का उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक संभावित मृत्यु को रोका जाए, कि जो लोग भूख से मर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कौन करेगा? जिलाधिकारी, यानी डीएम को ये ड्यूटी दी गई। कुछ और प्रमुख अकाल आयोग बने, जिसमें 1880 में लिटन, बताया तो बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तो लिटन ने कौन सा आयोग बनाया? स्ट्रेची आयोग। तो ये जो स्ट्रेची आयोग बना, लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया, कि जो प्रथम आयोग अकाल आयोग था, फेमाइन कमीशन था, ये सरकारी था। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें जो इसने की, स्ट्रेची आयोग बड़ा प्रमुख है। सबसे पहले कि ये मौलिक सिद्धांत निर्धारित किया गया कि अकाल के समय पीड़ितों को सहायता देना किसका काम है? सरकार। पिछली बार ये सरकार नहीं मान रही थी, अब मानना पड़ा कि जो पीड़ित होंगे तो उनको सहायता कौन देगी? सरकार देगी, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर इसी स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 में अकाल संहिता तैयार की गई, फेमाइल कोड बनाया गया। इसमें कहा गया कि साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के लिए आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों की कर्तव्यों की सूची दी गई थी। अकाल सहायता और बीमा कोष, ये सब स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया, कि जो भी अकालग्रस्त जिला होगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा, उसके लिए बीमा वगैरह की राशि दी जाएगी। अकाल सहायता व्यय का मुख्य भार अकाल पीड़ित क्षेत्र की स्थानीय सरकार को उठाना चाहिए, यानी जिस राज्य में होगा वहाँ की सरकार उसका खर्चा उठाएगी। केंद्रीय सरकार केवल स्थानीय स्रोतों में योगदान देने का काम करे, केंद्र सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी। सिफारिश की गई कि अकाल सहायता और बीमा कोष की स्थापना के लिए हर साल 14 करोड़ रुपया अलग कर दिया जाए, यानी साल भर में कितना रखा जाए? 14 करोड़ रुपया अलग कर दिया जाए, जिससे अकाल के समय आवश्यकता पड़ने पर धन लिया जा सके। ठीक, सरकार ने आयोगों की सिफारिशें स्वीकार कर ली, और आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद 1883 में अकाल संहिता का निर्माण किया, निश्चित की गई। फिर इसके बाद 1897 में बना लॉयल आयोग। तो लॉयल आयोग कब बना? 1897 में। उस समय वायसराय था एलिगन सेकंड, और एलिगन सेकंड ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की। जेम्स लॉयल कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इस द्वितीय आयोग ने प्रथम आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का समर्थन किया, और कुछ क्षेत्रों में थोड़े बहुत बदलाव भी किए। फिर इसके बाद सन 1900 में जब कर्जन का समय आया, तो कर्जन के समय कौन सा आयोग बना? मैकडोनाल्ड आयोग। तो मैकडोनाल्ड आयोग में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में तृतीय अकाल आयोग की स्थापना की, जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसकी प्रमुख बातें थी कि इसने प्रथम आयोग के सिद्धांतों का समर्थन किया, और यह सिफारिश की कि सहायता कार्य वाले क्षेत्र के लिए एक सहायता आयुक्त या दुर्भिक्ष आयोग या फेमाइन कमिश्नर, यानी अकाल के कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, तथा दूरस्थ क्षेत्रों में केंद्र की ओर से कार्य व्यवस्था करने की अपेक्षा सार्वजनिक हित के स्थानीय कार्यों में अकाल पीड़ितों को लगाकर वस्त्र वितरण किया जाए।
दूसरा इसने कहा कि अकाल कार्य में गैर सरकारी संस्थाएं यानी एनजीओस का अधिक सहयोग लिया जाए, कृषि बैंक खोले जाए और खेती के विकसित तरीके अपनाए जाए। ये अब मूल समस्या पर ध्यान दे रहे थे, कृषि के तरीके अपनाए जाए बढ़िया, तो फिर अकाल कम से कम पड़ेगा। सिंचाई की सुविधाओं का क्या किया जाए, विकास किया जाए। और इस आयोग की सिफारिशों को करजन ने क्या किया, स्वीकार किया और सरकार ने इस पर अमल भी किया। ठीक, तो ये जो कुछ आयोग बना, सबसे लास्ट में यही था। कौन सा आयोग बना था? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड के बाद फिर अकालों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ का राजनीतिक आंदोलन जो था, पॉलिटिकल मूवमेंट, वो बढ़ने लगा था। राजनीतिक आंदोलन के बढ़ने की वजह से, बढ़ने के कारण अब सरकार अब इन छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही थी, फिर अकाल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, लेकिन समस्या ये बनी रही। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि आबादी बढ़ती चली जा रही थी और बढ़ती हुई आबादी के लिए पेट भरने के लिए भोजन नहीं था। तो उस बढ़ती आबादी और भरने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन न होने की वजह से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सबसे बड़ा संकट किसका था? खाद्यान्न का ही संकट था। इसीलिए जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बनी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951 से 56 तक, तो उसमें मुख्य फोकस किसको दिया गया? कृषि को दिया गया, एग्रीकल्चर को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि कृषि ही समस्याओं का समाधान कर सकती थी। भाई बार बार अकाल पड़ने का कारण क्या है? भाई भोजन नहीं है, सूखा पड़ जा रहा है। तो कम से कम जब कृषि का उत्पादन हमारा बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी? बफर स्टॉक को स्टोर करके रखेगी, जिससे कि अकाल के समय अगर कोई ऐसा सूखा या कोई ऐसी बाढ़ जैसी समस्या आती है जिसमें खाद्यान्न संकट होता है, तो फिर उस समय पर आम लोगों की सहायता की जा सके। समझ गए? तो फिर से एक रिवीजन आपको बता रहे हैं। मैकडोनाल्ड आयोग कब बना? सन 1900 में। अकाल आयोग किसके अध्यक्षता में बना था? एंटोनी मैकडोनाल्ड। किसने बनाया था? करजन ने बनाया था। उसके पहले लायल आयोग था। लायल आयोग कब बना? 1897। किस वायसराय ने बनाया था? एलिगन सेकंड ने बनाया था। इसके बाद अकाल संहिता 1883 में तैयार हुई। इसके बाद स्टेची आयोग 1880, पहला अकाल आयोग बना। इसके बाद कैम्बेल समिति 1866। ठीक, और बताया कि इसके पहले जितने भी अकाल पड़े उसका डिटेल दिया गया है। और बताया था कि 1757 से 1947 के बीच कितने अकाल पड़े? 9 बड़े अकाल पड़े थे। ठीक, तो ये कुछ अकाल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनसे आपके परीक्षा में ध्यान रखेंगे। अकाल आयोगों से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग दिल्ली दरबार के साथ। मिलते हैं।